क्या ये जरूरत आ पड़ी है आज की स्थिति में राजनीति में कि आपको अपना उपनाम ड्रॉप करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप यहां पर राजनीति कर पाएंगे? देखिए, अब इस कगार पर आने के बाद नाम ड्रॉप करने की तो आवश्यकता समाप्त हो गई है, क्योंकि आप जिस बात की ओर इंगित कर रहे हैं मैं उसको बहुत स्पष्टता से कहता हूं कि मेरा ब्राह्मण होना, इसके ऊपर आप बात कर रहे हैं। और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में चूंकि यहाँ ब्राह्मण समाज छोटा है, 2% ही है, तो एक यहाँ की सोशियो पॉलिटिकल जो हिस्ट्री भी रही है, उस हिस्ट्री में एक पॉलिटिकल माइनस पॉइंट शायद ये हो सकता है। लेकिन ये तो विचार 2014 में होना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने 2014 में इस राज्य की बागडोर मुझे दी और 2014 के बाद महाराष्ट्र के इतिहास में लगातार 3 बार 100 से ज्यादा विधायक चुनकर लाने वाला नेता मैं रहा हूं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। तो ये बात तो समाप्त हो गई। उसके बाद हम लोकसभा जीते, उसके बाद सारे कॉरपोरेशन जीते, जिला पंचायत जीते, नगर पालिकाएं जीते। तो अब फडणवीस होने के कारण अगर कोई माइनस पॉइंट था तो वो तो उस समय शायद वो माइनस पॉइंट होता, लेकिन उस समय तो प्रधानमंत्री जी ने बड़ी हिम्मत के साथ किया। तो मैं ऐसा मानता हूं कि अब ये फडणवीस रहे चाहे नहीं रहे, पूरे महाराष्ट्र को मालूम है मेरी जाति क्या है और मेरी जाति के साथ महाराष्ट्र ने मुझे स्वीकारा है। क्योंकि एक बात आप ध्यान में रखिए, ये जो कास्ट होती है ना, ये नेताओं के मन में है। कास्ट कोई जनता के मन में नहीं है, ये नेताओं के मन में है। इसलिए जनता ने हमेशा मुझे साथ दिया है। अब देवा भाऊ ये थोड़ा पिछले कुछ सालों में मेरा कॉमन नेम हो गया है, इसलिए शायद मेरी पार्टी को ऐसा लगा देवा भाऊ लिखेंगे तो देवा भाऊ लिख दिया। कुछ तस्वीरें हैं साहिल, वो दिखाया जाए। उसके बाद फिर इंफ्रा पर मूव करेंगे। ये तस्वीर है आंदोलन जब हो रहा था उस वक्त। ये तस्वीर, इस पर चर्चा करते हैं। चलिए ये वाली तस्वीर, क्योंकि मुझे लगता है कि आप मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने यही रहा। नहीं, मैं ऐसा मानता हूं कि चैलेंजेस कभी समाप्त नहीं होते और कोई एक चैलेंज होता नहीं है। चैलेंजेस आते रहते। जैसे अभी इस साल बहुत अच्छी बारिश हो रही थी, खरीफ की फसल बहुत अच्छी थी और उसके बाद इतनी ज्यादा बाढ़ आ गई कि अब बाढ़ हमारे सामने चैलेंज है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक चैलेंज आपके सामने नहीं होता है, मल्टीपल चैलेंजेस होते हैं। और वही दैट इज अ ब्यूटी ऑफ गवर्नेंस, दैट इज अ ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी कि रोज चैलेंजेस आते हैं, आप उसका सामना करते हो, पॉजिटिवली उसको आगे जाते हो। मैं एक बात बताता हूं, देवेंद्र फडणवीस कभी चुनौतियों से भागा नहीं है। मैंने सीधा मुकाबला किया है चुनौतियों का सामने से, और ईश्वर का आशीर्वाद रहा है कि जितनी चुनौतियां आई उन चुनौतियों में से मैंने रास्ता निकाला है, रास्ता ढूंढा है, मैं भागा नहीं हूं। लेकिन ये क्या टेम्पररली ये इशू खत्म हुआ है, फिर से आएगा? देखिए, कई बार ये होता है कि विषय आपको लगता है सेटल हुआ है, लेकिन कई लोग होते हैं, राजनीति होती है, जिनको ये लगता है कि ये सेटल नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं नहीं मानता कि कोई इशू पॉलिटिक्स में परमानेंट सेटल होता है। लोग उसको अलग अलग प्रकार से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा उसकी हिट वो नहीं होती। जब आप एक निर्णय ले लेते हो, उसके बाद उसको पकाने का कितना भी प्रयास किया जाए, तब भी जो पहले हिट मिलती है वो हिट नहीं मिलती उसको। क्योंकि बार बार चर्चा हो रही है आंदोलन की, तो राहुल गांधी और जो ऑपोजिशन है वो जेन जी प्रोटेस्टर्स की बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में भी शायद जेन जी यूनाइट होकर के कुछ करेंगे बड़ा। देखो, जिनको नेपाल से इतना प्रेम है वो जाके नेपाल में रहे, रोज नेपाल की बात करते हैं। अरे भाई, भारत कहाँ है और नेपाल कहाँ है? हमारा छोटा भाई है नेपाल। मैं मानता हूं कि भाई देखो, हमारे इतने सालों के ऐतिहासिक रिश्ते रहे, लेकिन कहाँ नेपाल है, कहाँ भारत है? भारत ने कितना विकास कर लिया है, हम दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। आज हमारे युवाओं के लिए प्रोटेस्ट के लिए समय नहीं है। हमारे युवा आज स्टार्टअप इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं, हमारे युवा एआई में आज काम कर रहे हैं, हमारे युवा बेस्ट ऑफ द इंजीनियर्स है, हमारे युवा बायोटेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। हमारे युवाओं ने दुनिया को व्यापित कर लिया है। सिलिकॉन वैली चले जाइए तो हमारे युवा है। तो मैं ये मानता हूं कि हमारी जेनजी जो है ना, इसका विचार ही अलग है। हमारी जेनजी ये कोई नेपाल की तरह कोई मतलब विचार करके काम करने वाली जेनजी नहीं है। और इसलिए राहुल गांधी को जो लगता है कि उन्होंने झूठ बोलकर देख लिया, सारे हथकंडे लगाकर देख लिए,
अब राहुल गांधी एक प्रकार से हतप्रभ है और इसलिए उनको लगता है कोई तो आएगा, कोई तो इस सरकार के खिलाफ कुछ करेगा, कोई तो इस सरकार को हटाएगा। तो अब उनको ऐसा लगता है कि जेनजी को मैं अपील करूंगा, लेकिन जेनजी के लिए, इस भारत के जेनजी के लिए राहुल गांधी की अहमियत क्या है, ये मैं नेशनल टीवी पे नहीं बोलना चाहता।